हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में बीए फाइनल के इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी में की पैनी यूनिट के अंतर्गत जो आर्थिक संसाधन प्राकृतिक संसाधन है उसका कंजर्वेशन या संरक्षण जो टॉपिक है उसमें जल एक प्राकृतिक संसाधन है और उसके संरक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, जल है तो एक जीवन है, अर्थात विश्व के अंदर प्रत्येक जो जीवीय संसाधन है उन जीवीय संसाधनों के लिए जल एक जीवन के तौर पर माना जाता है। पृथ्वी पर जो जल है या स्थल का अनुपात अपन देखते हैं तो टोटल पृथ्वी पर जल स्वच्छ जल का एकमात्र जो स्रोत है वो वर्षा जल है और संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 70.8% 70.8% भाग जलीय है, 29.2% भाग है वो स्थलीय है। और ये जो 70.8% जलीय भाग है इसमें से 97.25% ये लवणीय जल है जो विभिन्न महासागरों में अपन को मिलता है और मात्र 2.75% जो स्वच्छ जल है। ये स्वच्छ जल धरातलीय जल और भूमिगत जल के रूप में प्राप्त होता है। तो जल संसाधन मानव के लिए एक सहज, सुलभ और प्रचुर ही नहीं है, एक जीवन का अहम पहाड़ माना जाता है। मार्च 1977 में अर्जेंटीना में आयोजित विश्व जल सम्मेलन के अनुसार यदि संपूर्ण विश्व में उपलब्ध जल का आधा गैलन बोतल के बराबर माना जाए तो उसमें स्वच्छ जल की मात्रा आधा चम्मच के बराबर होगी। यानी आधा बोतल गैलन पानी को यदि पूरे विश्व का जल माना जाए तो उसमें स्वच्छ जल की मात्रा कितनी है? मात्र आधा चम्मच, यानी मात्र 0.390% जल है वो स्वच्छ जल है। और ये स्वच्छ जल वर्षा के प्रमुख स्रोत के रूप में प्राप्त होता है, इसीलिए इनका संरक्षण करना आवश्यक है। वर्तमान में बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती जो आधुनिक संसाधन है, औद्योगिक विकास है, जो बढ़ती आवश्यकताएं हैं, विभिन्न संसाधनों का विकास होना, इनकी वजह से जल की जो आवश्यकता है वो बढ़ती जा रही है। और जो जल वर्षा के माध्यम से उपलब्ध होता है उसका संरक्षण करना अनिवार्य है। जल संरक्षण का मूल तत्व पृथ्वी पर होने वाली वर्षा का संग्रहण करके, जल प्रवाह को नियमित करके, जल से अधिकतम उपयोग प्राप्त करना तथा स्वच्छ जल का निश्चित भंडार बनाए रखना, ये यानी कि जल संरक्षण के अंतर्गत आता है। इसके अलावा मित्रों जो जल है, जल क्या है? एक सक्रिय संसाधन है। जल एक सक्रिय संसाधन है। जल को एक सक्रिय संसाधन माना गया है क्योंकि जल का उपयोग है वो बार बार किया जा सकता है। अब जल का संरक्षण किस प्रकार किया जाए? जल का पृथ्वी पर एकमात्र जो स्रोत है वो क्या है? वर्षा है। और इस वर्षा जल से, धरातल से, वर्षा से प्राप्त होने वाला जो जल है, वर्षा से शुरू होकर के ये बहता हुआ कहाँ गिरता है? समुद्र के अंदर गिर जाता है। ये जो प्रक्रिया है, वर्षा होने से लेकर धरातल में विभिन्न नदियों नालों से बहता हुआ ये जल समुद्र में जाकर के मिलता है। इसके बीच की जो प्रोसेस है, ये जो जल धरातल के रूप में बहता है, कहीं पड़ा रहता है, कहीं रिस करके भूमिगत के अंदर चला जाता है, तो इसका संरक्षण करना अनिवार्य है। और ये जल यानी कि जो संरक्षण है, ये संरक्षण इस वर्षा से प्राप्त होने वाला जल है और समुद्र में जाकर के गिरता है, इसके बीच के अंदर जो जल अवेलेबल है
उसका यदि संरक्षण किया जाए तो इस पृथ्वी पर जल की, स्वच्छ जल की उपलब्धता है वो बनी रह सकती है। और जो ये बढ़ती जनसंख्या है, इसकी विभिन्न जो आवश्यकताएं हैं, जल के अलावा बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। जल तो एक जीवन का पार्ट है, लेकिन बहुत सारी अन्य जो आवश्यकताएं हैं जिसका उत्पादन इस जल के द्वारा ही होता है, वो यानी कि आवश्यकताएं पूरी हो सकती है, जीवन को बचाया जा सकता है। और भूमि के अंदर क्या है, ये भी नमी बनी रह सकती है। तो जितना जल है पृथ्वी पर यानी 70.8%, उसमें से 97.25% तो क्या है, लवणीय जल है जो विभिन्न महासागरों में है। ये जो स्वच्छ जल की मात्रा है मात्र 2.75%, और ये अपन को दो स्रोतों से प्राप्त होती है, एक धरातलीय जल के द्वारा और दूसरी भूमिगत जल के द्वारा। अर्थात धरातलीय जल है वो किससे प्राप्त होता है, धरातलीय जल है, इनका स्रोत तो एक ही है, सबका वर्षा है, लेकिन धरातलीय जल अपन किसको कहते हैं, जैसे नदियों के द्वारा जो जल है इसको धरातलीय जल प्राप्त होता है। इसके अलावा झीलें हैं, झीलें, तालाब, विभिन्न जो नदियों के द्वारा क्या बनाए गए हैं, बांध है, व जलाशय, विभिन्न जो अन्य जलाशय है, इसके माध्यम से तो अपन को धरातलीय जल प्राप्त होता है। और यही धरातलीय जल है वो जब ये भूमि है, ज़मीन है, मिट्टी है, इनके रंध्रों में रिश करके भूमिगत जल का निर्माण करता है। और ये भूमिगत जल किससे प्राप्त होता है, कुओं से प्राप्त होता है, यानी कुओं, नलकूपों से प्राप्त होता है। इसके अलावा हैंडपंप के माध्यम से भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो जल उपलब्ध है इनका वितरण भी असमान रहता है, लेकिन इनका वर्तमान समय के अंदर इसका कंजर्वेशन करना, संरक्षण करना, नियंत्रण एवं प्रबंधन करना बहुत अति आवश्यक है। सरकार के द्वारा, विभिन्न देशों की सरकारों के द्वारा इसके माध्यम से विभिन्न ऐसी टेक्निकल जो विधियां अपनाई गई है, जिससे जो वर्षा जल है उसको संरक्षण किया जा सकता है और आने वाली पीढ़ी के लिए वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति भी की जा सकती है। यदि इस प्रकार जल, स्वच्छ जल है, इसका संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाले समय के लिए इस बढ़ती जनसंख्या के लिए जल की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जल की मात्रा है वो कम हो जाएगी। और राजस्थान या भारत के अंदर विश्व की जो टोटल कुल क्षेत्रफल है, भारत की बात करें तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का जो 2.45% भारत में पड़ता है, और इस 2.445% में विश्व की यानी कि 17.5% जनसंख्या रहती है। और इस 17.5% जनसंख्या के लिए कितना प्रतिशत जल उपलब्ध है, मात्र 4%, यानी विश्व के कुल जल का मात्र 4% जल संसाधन भारत में उपलब्ध है। और ये कुल जो धरातलीय और भूमिगत जल है इसका यानी कि टोटल का लगभग 4000 घन मीटर, 4000 घन किमी किलोमीटर जल है वो भारत में उपलब्ध है विश्व के कुल जल के लिए। और ये कितनी जनसंख्या के अनुपात में उपलब्ध है, लगभग 17.5%। तो 17.5% जनसंख्या के लिए मात्र 4% जल उपलब्ध है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इस भारत का मात्र यानी कि 1% जल ही उपलब्ध है, मात्र 1% या इससे भी कम है। तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत यदि जल को संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाले समय के लिए जल की मात्रा कम हो जाएगी, या जितनी आवश्यकता है, जितनी खपत है, उसके अनुपात में स्वच्छ जल उपलब्ध होना मुश्किल हो जाएगा। और जल ही नहीं रहेगा तो ये जीवन भी नहीं बचेगा। तो जल संरक्षण के जो उपाय है, जल संरक्षण के जो उपाय किए जा सकते हैं, जल का संरक्षण प्रबंधन किया जा सकता है, उसके उपाय क्या है। सबसे पहला उपाय ये है कि वर्षा का जो जल है उसका संचय करना। वर्षा का जो जल प्राप्त हो रहा है
चाहे नदी के द्वारा हो रहा है या विभिन्न अन्य नालों के द्वारा हो रहा है, बाढ़ के माध्यम से या धरातल पर प्राप्त हो रहा है, तो उसका संचयन किया जा सकता है। संचयन करने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई जा सकती है। जैसे नदियों पर क्या है, बहुउद्देशीय बांध परियोजना बना करके वर्षा जल का उपयोग किया जा सकता है। और भारत और विश्व के अंदर जो वर्षा जल यानी कि नदियों के माध्यम से बहकर समुद्र में गिर जाता था, अब उन नदियों के अंदर वर्षवाहिनी जो नदियां हैं उसमें एक बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाई गई और उन पर बांध बना करके वर्षा जल को रोका गया है। और इस बांध से जल का उपयोग है वो जल विद्युत उत्पादन करने में, पेयजल के रूप में, सिंचाई के रूप में, पर्यटन के रूप में, वनस्पति के विकास के रूप में उपयोग होने लगा है। जैसे भारत में जो भाखड़ा नागल बांध परियोजना है, भाखड़ा नागल बांध परियोजना है, तो भाखड़ा नागल बांध परियोजना है या हीराकुंड बांध परियोजना है या सरदार सरोवर बांध परियोजना है, बहुत सारी बांध परियोजना है। इसके माध्यम से वर्षा जल है इसको संचय करके इसका बहु उपयोग किया जा सकता है। और जो जल बह करके समुद्र के अंदर गिर जाता है या चला जाता है, उसका उपयोग नहीं होता है, तो अधिक से अधिक जो वर्षा से जल प्राप्त हो रहा है उसका उपयोग उसका संचय करके किया जा सकता है और आने वाली जो यानी कि आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो सकती है, खाद्यान्न उत्पादन में भी हो सकती है। क्योंकि जल एक ऐसा संसाधन है जो एक इस पृथ्वी पर जितनी भी जीवीय संसाधन है, चाहे जंतु हो या वनस्पति हो, इन सब के जीवन का एक आधार है। और सबको जो भोजन मिलता है वो भोजन यानी कि जल के माध्यम से ही मिलता है। तो वर्षा जल का संचयन करके किया जा सकता है। इसके अलावा नदी बेसिनों का में जल पुनर्भरण के लिए भी विभिन्न योजनाएं लागू करना। अब ये जो जल पुनर्भरण है नदियों के अंदर या कुछ ऐसी जो ऋतु प्रवाही नदियां हैं उनके पानी को रोककर, बांध बनाकर, मेड़ बना करके उनका पुनर्भरण किया जा सकता है। क्योंकि अगर नदियों के जल से पुनर्भरण होगा तो ग्राउंड वाटर लेवल क्या होगा, रिचार्ज होगा, भूमिगत जल है वो अधिक प्राप्त होगा और उससे जो नलकूपों से, कुओं से भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन हो रहा है। क्योंकि सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा यानी कि कुओं और नलकूपों से की जाती है और कुओं और नलकूपों से अत्यधिक जो सिंचाई के द्वारा जल का दोहन हो रहा है, तो इसका पुनर्भरण किसके द्वारा होता है, नदी बेसिन क्षेत्रों के अंदर नदी के पानी को रोक करके इसका पुनर्भरण किया जा सकता है ताकि ग्राउंड वाटर लेवल है वो बना रहे और नलकूपों और कुओं से जो जल का दोहन हो रहा है उसकी पूर्ति हो सके। इसके अलावा मिट्टी के अंदर नमी को बढ़ाना ये भी ज़रूरी है। जब तक मिट्टी के अंदर नमी बनी रहेगी तब तक जल उपलब्ध रहेगा और मिट्टी के अंदर नमी रहेगी तब फसल, वनस्पति, पौधे, जंतु है उनको एक भोजन मिलता रहेगा। आधुनिक जो सिंचाई पद्धतियां हैं इसका प्रयोग करना ये बहुत ज़रूरी है कि वर्तमान के अंदर भारत के अंदर या विश्व के अंदर जो गहन सिंचाई होती है, गहन सिंचाई के अंतर्गत कुछ ऐसी फसलें होती है जिनको यानी सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है या उसको 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है और वर्षा की अनिश्चितता के लिए उनको सिंचाई पर आधारित होना पड़ता है। इनमें जैसे चावल है या गन्ना है, ये ऐसी फसलें हैं जो गहन सिंचाई होती है और इनमें पानी की अधिक आवश्यकता होती है। तो गहन सिंचाई के लिए या अन्य जो फसलें हैं उनके सिंचाई के लिए विभिन्न जो पद्धतियां हैं सिंचाई की, जैसे फव्वारा स्प्रिंकलर जो प्रणाली है और बूंद बूंद जो सिंचाई प्रणाली है इजराइल से विकसित की गई है। इजराइल देश एक ऐसा देश जहाँ पानी की कमी है तो उन्होंने सिंचाई के लिए पद्धतियाँ विकसित की है, जैसे बूंद बूंद सिंचाई परियोजना। बूंद बूंद सिंचाई परियोजना है, सिंचाई पद्धति है यह है। इसके अलावा फव्वारा स्प्रिंकलर जो प्रणाली है उसके माध्यम से भी कम जल से अधिक फसलों का उत्पादन किया जा सकता है, अधिक सिंचाई की जा सकती है, जिससे जल का यानी कि अपव्यय भी नहीं होगा और
एक कम जल के अंदर अधिक सिंचाई करके फसलों का अधिक उत्पादन किया जा सकता है। इसके अलावा जो डार्क जोन क्षेत्र है जहाँ ग्राउंड वाटर लेवल है वो एक औसत से नीचे चला गया है। अगर ग्राउंड वाटर लेवल एक औसत से नीचे चला जाता है तो उसको अपन कहते हैं डार्क जोन क्षेत्र। उन डार्क जोन क्षेत्रों के अंदर ट्यूबवेल या कुआं खोदने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। इससे ग्राउंड वाटर लेवल है वो और नीचे चला जाएगा और भूमिगत जल की क्या हो जाएगी, कमी पड़ जाएगी। नदियों के यानी कि नदियों के जल है उसको प्रदूषण से बचाना ये बहुत ज़रूरी है कि भारत या बहुत सारे विकसित देश हैं जिनके अंतर्गत जल नदियों के द्वारा उपलब्ध है, लेकिन इन नदियों के किनारे इंडस्ट्री क्षेत्र होना, महानगरीय क्षेत्र होना, जिससे ये जो स्वच्छ जल है नदी का इसको प्रदूषित कर रखा है। ये सबसे बड़ी एक क्या है, समस्या और एक चुनौती है। तो ये जो चुनौती है नदी जल के प्रदूषण को बचाना, इसके लिए विभिन्न उपाय करने पड़ेंगे। बहुत सारे ऐसे जो उद्योग है, रासायनिक उद्योग है, चमड़ा उद्योग है, इन उद्योगों का जो अपशिष्ट है वो नदी जल में मिल जाता है और नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्वच्छ जल प्राप्त हो रहा है वर्षा जल के माध्यम से वो अधिकांश जल प्रदूषित हो जाता है। उससे सिंचाई भी नहीं होती है, खेत में बढ़ता है तो फिर भूमि भी खराब हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है। तो नदियों के जल का प्रदूषण से रोकना ये बहुत ज़रूरी है। सरकार और समाज की सबकी दायित्व बनता है कि इस नदियों का स्वच्छ जल जो प्राप्त हो रहा है उसको प्रदूषण से रोका जाए। जैसे भारत की बात करें तो भारत के अंदर यमुना नदी है। यमुना नदी दिल्ली से पहले इसका पानी इतना साफ होता है और जैसे ही दिल्ली महानगर में आती है तब ये इतना पानी गंदा हो जाता है कि पास में खड़े रहने पर इस पानी से बदबू आने लगती है। तो इस प्रकार यही हालत है वो गंगा नदी की है। और गंगा नदी के पानी को स्वस्थ करने के लिए एक भारत सरकार ने योजना चलाई है, उसका नाम है नमामि गंगे। ये नमामि गंगे योजना है वो भारत सरकार के द्वारा गंगा नदी को साफ़ करने के लिए तौर पर चलाई गई है। गंगा नदी के जो किनारे शहर है जिसमें कानपुर है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, इन शहरों से, औद्योगिक क्षेत्रों से, घरेलू से जो दूषित जल निकलता है वो गंगा नदी में के अंदर मिल जाता है और इसका जल है वो प्रदूषित हो जाता है। तो इस प्रकार की जो नदियों का जल है उसको यानी जोड़ा जाए। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने योजना चलाई थी कि नदियों को नदियों से जोड़ा जाए। बहुत सारी भारत के अंदर या विश्व के अंदर ऐसी नदियां हैं जो वर्षा ऋतु के अंदर बहती है और उसके बाद में विलुप्त हो जाती है, और कुछ एक नदियां ऐसी है जो पूरे वर्ष भर बहती है। तो इन जो वर्षवाहिनी नदियां हैं और ऋतु प्रवाही नदियां हैं इनको इस प्रकार से जोड़ा जाए ताकि इनके अंदर पानी है वो पूरे साल भर बना रहेगा। इससे सिंचाई जल की आवश्यकता अन्य जो है उसकी भी पूर्ति होगी और जल का पुनर्भरण भी होगा। तो भूमिगत जल है उसका लेवल है वो बना रहेगा। इस प्रकार यानी कि जल के संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाएं हैं उसको चलाया जा सकता है। इसके अलावा जल संरक्षण और प्रबंधन के प्रति लोगों को जागरूक करना ये भी ज़रूरी है, क्योंकि जो वर्षा का जल मिल रहा है उसका संरक्षण किस प्रकार किया जाए। जैसे ही बारिश होती है खूब सारा पानी मिलता है तो खेत का पानी खेत के अंदर रुके, मकान का पानी है वो घर के अंदर रुके। इस प्रकार की योजनाएं चलाई जानी चाहिए और इसके प्रति लोगों का एक अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक योजना है कि अपन के मकान का पानी यदि घर में पीने के लिए लेना है टांके के अंदर, उसको यानी कि संचय करना है तो उसके लिए एक पद्धति है वाटर हार्वेस्टिंग। तो वाटर हार्वेस्टिंग जो ये पद्धति है इसके माध्यम से घर का जो मकान की छत का पानी है वो एक टांके के अंदर संचय किया जा सकता है और पूरा स्वच्छ जल पूरे साल भर पीने के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। इसके अलावा अन्य जो आवश्यकता है उसका भी उपयोग लिया जा सकता है। तो इस प्रकार जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना, इसके अलावा जल अपव्यय जो हो रहा है उसको भी रोकना, जितनी ज़रूरत है उसका ही इतना ही उपयोग कर लेना चाहिए।
यदि भारत में जल संरक्षण की बात करें तो भारत में जल संरक्षण के अंतर्गत विश्व का कुल जल है उसमें भारत का यानी कि 4% जल संसाधन भारत में उपलब्ध है और ये 4000 घन किमी के अंदर है। अब ये जो 4000 घन किमी है इसमें से लगभग 1869 घन किमी जो जल है 1869 घन किमी जल है ये धरातलीय जल के रूप में है, ये धरातलीय जल के रूप में है जो उपलब्ध है। इसके अलावा 4000 में से लगभग 790 घन किमी जल है ये भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध है और बाकी का जो जल है वो वाष्पीकरण होकर के वायुमंडल में चला जाता है। तो इसका यानी 1869 घन किमी जल है ये जल नदियों, झीलों, तालाबों, बांध और अन्य जलाशयों से प्राप्त होता है। और इसका उपयोग देखें भारत के अंदर धरातलीय जल और भूमिगत जल है। भारत के अंदर अगर धरातलीय जल और भूमिगत का उपयोग देखें तो धरातलीय जल और भूमिगत के अंदर भी इसका सर्वाधिक जो उपयोग है, सर्वाधिक उपयोग कृषि कार्यों के अंदर होता है। सर्वाधिक जो उपयोग होता है वो कृषि कार्यों के अंदर होता है। जैसे भारत के अंदर धरातलीय जल है, धरातलीय जल का यदि उपयोग देखें तो कुल उपयोग के अंदर लगभग 89% किस में होता है? कृषि कार्यों में। धरातलीय जल का 89% है वो कृषि कार्यों के अंतर्गत उपयोग होता है। कृषि के अंदर सिंचाई करने के क्षेत्र में या विभिन्न फसलों को लगाने के क्षेत्र में होता है। इसके अलावा यानी कि 9% है, 9% क्या है? घरेलू कार्यों में उपयोग होता है, घरेलू कार्यों के रूप में उपयोग होता है। ये भारत में धरातलीय जल का उपयोग है। लगभग 89% जल है वो कृषि कार्यों के रूप में उपयोग होता है। और यदि भूमिगत जल की बात करें तो भूमिगत जल के अंदर भारत में जो भूमिगत जल है, कुल भूमिगत जल कितना प्राप्त हो रहा है? 4000 घन किमी से मात्र 790 घन किमी। इनमें से भी लगभग 92% है वो कृषि कार्यों में उपयोग होता है। 92% है वो कृषि कार्यों में उपयोग होता है। ये कहाँ से प्राप्त होता है? जैसे धरातलीय जो भूमिगत जल है वो कुओं के द्वारा, कुएँ हैं या नलकूप है, हैंडपम्प है, इनके द्वारा प्राप्त होता है। इसमें 92% कृषि कार्यों के लिए उपयोग में किया जाता है और 5% है वो उद्योग के क्षेत्र में होता है। औद्योगिक क्षेत्रों में 5% और पीछे जो 3% है वो घरेलू कार्यों के अंदर उपयोग में होता है। तो दोनों का भारत में दृष्टि से देखें तो लगभग 90% जो जल है, धरातलीय जल या भूमिगत जल है, उसका उपयोग है वो कृषि कार्यों के लिए होता है, क्योंकि जल एक पोषण का आधार माना जाता है। तो इस प्रकार ये जो जल संसाधन है इसका संरक्षण करना अति आवश्यक है। चाहे विश्व स्तर की बात है या भारत है या राजस्थान जैसे जो शुष्क राज्य है जहाँ वर्षा कम होती है, और ख़ास करके पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में गर्मियों के मौसम में जो जल की कमी हो जाती है, दूर दूर से जल लाना पड़ता है, तो इनके लिए जल का संरक्षण करना बहुत अति आवश्यक है।